जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। गुजरात को अलग अलग रीत से तोड़ने का प्रयास किया। गुजरात की जनता ने एक बार फिर भगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया। जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया। मसल, मनी, मशीन, ये 3 हथियारों से वे नतीजे अपने पक्ष में कराते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज कोई सवाल है ही नहीं। आज तो जवाब है पब्लिक का, जो मोदी जी के लिए आया है। लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जनता जिस पर भरोसा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जिन्हें लगातार और भरपूर जनता का प्यार हासिल हो रहा है। गुजरात में बीजेपी की सुपर डुपर विक्ट्री को मोदी मैजिक का कमाल माना जा रहा है। गुजरात के इतिहास में इतनी बड़ी जीत पहले किसी पार्टी को नहीं मिली जितनी बड़ी जीत आज गुजरात ने बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की है। 182 सीटों वाले गुजरात की असेंबली में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष कहीं था ही नहीं। मोदी फैक्टर के अलावा वो कौन कौन सी वजहें हैं जिसने बीजेपी को ये मैसिव विक्ट्री दी, ये आज पब्लिक जानना चाहिए। हिमाचल प्रदेश ने बीजेपी को हराकर सरकार बदलने का रिवाज बरकरार रखा, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के सीटों में बड़ा अंतर होने के बावजूद वोटों के प्रतिशत में कोई बड़ा अंतर है ही नहीं। मात्र 1% का अंतर और सीटों में 15 सीटों का अंतर। मुकाबला कितना कांटे का था इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि 9 सीटें बीजेपी 2000 से कम वोटों से हारी है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, लेकिन चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लड़ाई कांग्रेस से है, बीजेपी से कहीं बन ही नहीं पाई। सवाल पब्लिक का आज यह है कि 2024 में क्या मोदी मैजिक का चलना तय है और क्या गुजरात ने बता दिया है कि राहुल गांधी जिसे तपस्या कह रहे हैं दरअसल सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आखिर विपक्ष किस चक्कर में है, क्योंकि कोई नहीं है मोदी के टक्कर में। सवाल पब्लिक का आज यही है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का सबसे पावरफुल लीडर जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने सुख दुख साझा करता है तो लगता है कि संवाद दो तरफा है, जो लोकतंत्र में जिंदा रहने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनादेश पर क्या कहा। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस
कांग्रेस को हिमाचल की जीत मिल गई। भले मार्जिन कम हो, लेकिन जनता का जनादेश स्पष्ट है। कोई कहीं पर कंफ्यूजन और कहीं किसी पोस्ट पोल अंक गणित की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस को और बीजेपी को मिले वोटों में 1% से कम का अंतर है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हिमाचल में 9 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस की जीत का मार्जिन 2000 वोटों से कम है। रामपुर में 567 वोट शिलाई में और 382 वोट श्री रेणुका जी में, 860 वोट भोरंज में, और इस तरह की सीटों पर आप देख लीजिए, कहीं 918 वोट का फर्क, कहीं 399 वोट का फर्क। बस इतना ही फर्क है कई सीटों में, और बीजेपी कांग्रेस से इन मामूली अंतरों से हार गई। यहां मैं बताती चलूं कि हिमाचल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक भी रैली नहीं की थी, लेकिन आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल को ये जीत समर्पित करने में देरी लगाई ही नहीं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या बयान। इलेक्शन में जो भी काम किए हैं उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है, और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूं जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है, और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे, और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। आज मैनपुरी लोकसभा और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आए हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में 2,88,000 वोट से मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। इस जीत को मुलायम सिंह यादव को वोटरों की श्रद्धांजलि माना जा रहा है। आज के नतीजों के बाद शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में करने का ऐलान भी कर दिया। उधर आजम खान के रामपुर में बीजेपी की जीत ने साबित कर दिया है कि यूपी में अखिलेश के यादव बेल्ट को छोड़कर बाकी जगह बीजेपी किला फतेह कर चुकी है। बिहार के कुर्नी में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर जेडीयू आरजेडी की महागठबंधन को एक बड़ा धक्का दिया और उनका प्रयोग असफल होने का संदेश देने की कोशिश की है। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है कि ओवरऑल नतीजे क्या संदेश दे रहे हैं, खासकर गुजरात के नतीजों का पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है, मैं इसे आपको बताने वाली हूं। अपने मेहमानों से समझने वाली हूं कि 2022 के इन नतीजों का 2024 में क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसके पहले सवाल पब्लिक का क्या है जरूर पूछ लेते हैं और जान लेते हैं, क्योंकि पब्लिक बॉस है और आज पब्लिक ने साबित कर दिया है जो वो चाहती है करके दिखाती है। क्या मोदी फैक्टर के आगे विपक्ष के सारे दाव बेकार हो गए हैं? सवाल नंबर 2, क्या हिमाचल जीतने के बावजूद कांग्रेस के अच्छे दिन अभी आने वाले नहीं हैं या ये दिन दूर हैं? क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाते जा रहे हैं? यही है आज पब्लिक का सवाल, और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के लीडर हैं, स्मिता प्रकाश एडिटर हैं एएनआई की, आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आकाशदीप मुनि मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर भी हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के लीडर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल बीजेपी के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता, नवनिर्वाचित राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं, और दोनों खेमों का सूरत हाल आज उम्मीद करती हूं बयान करेंगे। बधाई सबसे पहले आपको जयवीर शेरगिल जी। लेकिन सवाल आज ये है कि जो आज आपको देखने को मिला गुजरात में, शायद आप कांग्रेस में होते तो इस तरह की विक्ट्री, इस तरह की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं मिलती। सवाल आज ये है कि गुजरात ने तो हर रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हिमाचल में बस छोटी सी चूक हुई,
यानी कि 1% से कम का फासला, सीटों में जरूर ज्यादा फासला है। ये मैसेज क्या है आज भारत के वोटरों का? नाविका जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। नवयुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता और आपके ही शो में दूसरा शो है, आज आ रहा हूं। काफी समय के बाद टाइम्स नाउ पे आ रहा हूं, तो आज खुल के चर्चा होगी, तथ्य पे आधारित चर्चा होगी। 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आपने कहा कि क्या अंतर लग रहा है। सबसे पहले तो भाजपा में जनता की सेवा करने का जज्बा, चुनाव लड़ने की सरफरोशी वो दिखने को मिल रही है और वो चुनाव के नतीजे भी दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री की मेहनत रंग लाई है, इसलिए गुजरात में 27 साल के बाद लगातार सरकार आती जा रही है और आई है। तीसरा, आपको याद होगा युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे, वो केवल एक दिन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 वर्ष से रोज 6 बॉल पे 6 छक्के मार रही है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लीडरशिप में फिर से विकास ने छक्का मार दिया है। आपने कहा रिकॉर्ड टूटा है। दर्शकों को अहम बात यह है, आज एक रिकॉर्ड नहीं टूटा, 3 रिकॉर्ड टूटे हैं और 3 अलग राज्यों में। पहला रिकॉर्ड टूटा है भाजपा को एक बम्पर बोनैंजा बहुमत मिलने का रिकॉर्ड, जो चुनाव के इलेक्टोरल लैंडस्केप में पहली बार हुआ है। दूसरा रिकॉर्ड जो टूटा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बुरे प्रदर्शन से भी ज्यादा बुरा प्रदर्शन किया है, उसका एक नया रिकॉर्ड बन गया है। जो 77 सीटें थी, 75 से अधिक, वो 20 पे आके सिमट गई हैं। तीसरा रिकॉर्ड टूटा है जमानत जब्त रिकॉर्ड। आपने जमानत जब्त करवाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां 14 सीटों पे सिर्फ 1000 वोट, 52 सीटों पे केवल 1% वोट और 25 सीटों पे नोटा से हार गए हैं। तो रिकॉर्ड कई प्रकार के टूटे हैं। आज जनता ने, आपका शो आपने शुरुआत किया, क्या संदेश जा रहा है? नाविका जी, सिर्फ 2 चुनाव की बात नहीं है। सन 2022 में 7 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। अब दिल्ली और जो हिमाचल और गुजरात को जोड़े जाए, उन 7 में से भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में अपनी जीत दर्ज की है। 5 राज्यों में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 2024 में भी, आज भी जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 वी, जो विकास और विश्वास का मॉडल है, उस पर मोहर लगाती जा रही है और लगाती रहेगी। लोकेश जिंदल जी, जयवीर शेरगिल कुछ पहले आपके साथी थे और आज उन्हें वो सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने जो चश्मा लगाया है उसमें कोई कलर्ड ग्लास नहीं है। उन्हें साफ नजर आ रहा है क्योंकि वो दोनों तरफ अंदर रह चुके हैं और आज बीजेपी में वो देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। चुनाव का जो प्रक्रिया है, जो पूरी इसकी क्रिया है, वो किसी और को आउटसोर्स नहीं की जा सकती। लेकिन यहां राहुल गांधी गए तो है नहीं, गुजरात में उन्होंने 2 या 2.5 रैलियां की हैं और वहां पर आप देख रहे हैं कि आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन सकता। ये नंबर आए हैं गुजरात में। और हिमाचल प्रदेश में उनकी एंट्री ही नहीं हुई थी। जरूर जीती है कांग्रेस हिमाचल प्रदेश, पर फर्क है 1% से कम के वोट का। यानी कि कांग्रेस जब हारती है तो सफाया हो जाता है, बीजेपी जब हारती है तो हारते हारते आपको ऐसी चुनौती दे जाती है कि बीजेपी को आप आसानी से नहीं ले सकते। तो लोकेश जिंदल जी, प्रॉब्लम कहां है? कांग्रेस पार्टी में, उनके कार्यकर्ताओं में या लीडरशिप में? देखिए, गुजरात के चुनावों की अगर मैं बात करता हूं, 1600 में से 700 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और हिमाचल की अगर मैं बात करता हूं तो 68 सीटों के लिए केवल 100 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। ये जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का जो खेल है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड खेल है जिसका मिसयूज किया जाता है भाजपा द्वारा चुनावों में। अपने मनी पावर से, मसल पावर से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ताकि ये वोट बांट दे, ताकि जो जनता के असल प्रतिनिधि है उनको ना वोट करते हुए ये सब डिफेक्टर्स के तौर पर उभर आते हैं और ये एक तरह से वोटिंग का जो शेयर है उसको साइडलाइन करके एक अल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ।
तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश में जो लोकेश है जिंदल एक जी, अब आप लोकतांत्रिक कह रहे हैं कि तौर पे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने लगे हैं, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ पहली है बार और नहीं इसकी हुआ, वजह लेकिन से आप proportion और देखिए, इसकी more वजह than से 40% कांग्रेस जीत जाती है, नहीं तो कांग्रेस के शायद नहीं, 17 की जगह 117 वोट आ जाते, सीटें आ बात जाती। ये है आप कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कोर कांग्रेस की थी उनमें भी वोटिंग का वोट शेयर किए गए, वोट बांटे गए और इतना मेक श्योर किया गया कि उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस का उम्मीदवार ना जीते। अरे भाई, इस तरह सब गलती किसी और की, आपकी कोई गलती नहीं। तो मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से पूछना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, आपसे एक्सपीरियंस में, उम्र में बड़े हैं आचार्य जी, शायद कुछ चश्मा ऐसा नहीं लगाया उन्होंने जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ दिखाई दे। तो आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप मानते हैं कि ये फॉर्मूला जो इंडिपेंडेंट्स का लोकेश जिंदल जी समझा रहे हैं, इसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई? क्या ईवीएम की वजह से हार हुई, जैसा दिग्विजय सिंह जी बता रहे हैं? और सवाल ये भी है, और आपने एक बड़ा शानदार आज ट्वीट किया था आचार्य जी, आपने कहा था सचिन पायलट ऑब्जर्वर थे, सह प्रभारी थे शायद हिमाचल के, वहां कांग्रेस जीत गई। अशोक गहलोत इंचार्ज थे गुजरात के, और वहां कांग्रेस का जो हाल है सारी दुनिया के सामने है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बन सकता। तो आचार्य जी, आपका मैसेज क्या था, डिकोड कर दीजिए। देखिए नाविका जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नए नए प्रवक्ता आए हैं, जयवीर शेरगिल, जो पाला बदले हैं और नई पारी शुरू कर रहे हैं, उनको बधाई गुजरात जीतने की, और उनको नई पारी शुरू करने की बहुत बहुत बधाई, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दूसरी बात, अब आपका सवाल है, तो मैं ये बात बड़ी साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आज गुजरात में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही ऐतिहासिक जीत है जो नरेंद्र मोदी जी के कारण हुई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के कारण भी हुई है, और ये हिंदुत्व की जीत है, क्योंकि गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो श्रद्धा की स्टेट है, आस्था और विश्वास की स्टेट है, और हिंदू धर्मावलंबियों का जो पूरे विश्व में गुजरात वालों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। देश के अंदर और पूरी दुनिया में कहीं भी मंदिर हैं, आश्रम हैं, मठ हैं, उनको चलाने में या उनसे जुड़ने में गुजरात की जनता का बहुत बड़ा रोल रहता है। भारत में जितनी राम कथाएं होती हैं, श्री कृष्ण कथाएं होती हैं, श्रीमद् भागवत होते हैं, और बहुत सी संस्थाओं से गुजरात के व्यक्ति जुड़े रहते हैं। खैर, तो गुजरात में ये जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है बीजेपी में, ये बीजेपी के विकास की जीत नहीं है। हालांकि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है हिंदुत्व की जीत है। धर्म के नाम पर पोलराइजेशन हुआ है और वो भयंकर रूप ले गया है, और वो मोदी जी पर विश्वास करके उन्होंने वोट डाला है। अब दूसरा सवाल आता है, आपने मेरे ट्वीट का जिक्र किया, तो मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ना मैंने कुछ अपनी तरफ से कहा। मैंने तो जो प्रत्यक्ष था वो बताया कि सचिन पायलट जी और प्रियंका गांधी जी के हाथ में कमान थी हिमाचल के चुनाव की, और भूपेश बघेल जी के हाथ में। वहाँ का जो परिणाम आया वो सबके सामने है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के हाथ में और रघु शर्मा जी के हाथ में कमान थी गुजरात की। आपको याद होगा नाविका जी, जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की बात शुरू हुई थी और यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष का इलेक्शन हो रहा था, तब ये बात बड़ी जोर शोर से उठी थी कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत जी ने ये प्ली दी थी कांग्रेस पार्टी के उनके समर्थक नेताओं ने कि क्योंकि वो गुजरात के प्रभारी हैं, और अगर उनको वहाँ से हटाया गया, अगर मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटाया जाता है या मुख्यमंत्री दूसरा बनाया जाता, तो गुजरात के चुनाव में हम हार सकते हैं। अशोक जी ने भी ये कहा था कि ये बात है कि अगर मुझे वहाँ से डिस्टर्ब किया जाएगा तो गुजरात का चुनाव डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर गुजरात में हम चुनाव जीतते तो उसका श्रेय हमारे प्रभारी को मिलता। तो गुजरात में अगर हारे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के उन प्रभारियों की होनी चाहिए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है आचार्य जी। आचार्य जी, आपने मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया। और मैं स्मिता प्रकाश जी से पूछना चाहूंगी। स्मिता प्रकाश, बहुत
क्लियर तरीके से बता रहे हैं आचार्य जी, जो लोकेश जिंदल जी उलझा रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की पॉलिटिकल साइंस में। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि क्या कांग्रेस की अब रीढ़ की हड्डी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव वो हारती चली जा रही है, स्ट्रैटेजी कोई है नहीं, मंथन कोई है नहीं, और प्रियंका गांधी जीत सकती हैं चुनाव लेकिन राहुल गांधी को श्रेय चला जाता है, और यही है कहानी कांग्रेस। नहीं, आप करिएगा, लेकिन इस वक्त ये नाविका कांग्रेस परिवार की जीत है, इसमें हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का श्रेय है। हिमाचल में जो सुंदर विजय मिली है कांग्रेस को, वो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेतृत्व सबके लिए। चलिए, और दूसरी बात, चलिए प्रियंका गांधी जी को आप श्रेय नहीं देना चाहते तो ना दीजिए, लेकिन स्मिता प्रकाश बोल रही हैं। एक मिनट, सबसे ओपनिंग कमेंट्स ले लूं। स्मिता प्रकाश। नहीं, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता की वजह से जीत हुई है तो वो आज जश्न कहां मनाया जा रहा है, और या फिर कल कहां मनाया जाएगा? बीजेपी तो मना रही है ना, बीजेपी जो है वो अपना जश्न मना रही है। आज आपने देखा डायरेक्ट टेलीकास्ट चल रहा था। कांग्रेस में है क्या? कांग्रेस कहीं मना रही है अपनी जीत? क्योंकि हिमाचल में तो जीत हुई है ना, तो कहीं तो मना रही होगी ना, वो तो नहीं मना रही। सो देयर इज नो वन कमिंग आउट टू से कि हाँ हम जीते हैं, चलिए मनाते हैं। क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, किसकी मेहनत की वजह से जीते हैं, चलो हम सब मिल के जश्न मनाते हैं ना, ऐसे कुछ नहीं। जिन्होंने जिताया वो कहीं चले गए, जो जीत के आए हैं वो कहीं और चले गए, सब इतर बितर हो गए हैं। आई थिंक नाविका ऑल्सो आज सुबह से लेकर शाम तक हर चैनल में यही बात चल रही थी कि बीजेपी जो है वो एक इलेक्शन जीतने की मशीन बन गई है। और प्रधानमंत्री ने आज जैसे कि ही लिसन टू द एंटायर थिंग, और उन्होंने जवाब दिया कि ये जो इलेक्टोरल मशीन की बात चलती है बीजेपी की, ये एकाएक नहीं हुई है। ये काफी सालों से हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने पर्सनल एम्बिशन, अपने व्यक्तिगत एम्बिशन, गोल, आजकल जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, इन लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। ये समाज सेवा में लग जाते हैं और पार्टी के लिए अपना सब कुछ खपा देते हैं, इसीलिए ये हर इलेक्शन में जीत रहे हैं। जयवीर ने जैसे कहा 7 इलेक्शन में से इस साल 5 राज्यों में इन्होंने सरकार बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि लाखों की तादाद में ये लोग हर जगह फैले हुए हैं और लगे हुए हैं बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख तक कि सारे के सारे काम करते हैं, और उसके बाद जब जीतते हैं तो साथ में जश्न मनाते हैं, जब हारते हैं तो साथ में चिंतन मंथन करते हैं। ये नहीं कि कोई कहीं रिजॉर्ट में बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही आपने स्मिता जी, और यही है क्रक्स ऑफ द मैटर कि बीजेपी वोट लेती है, इलेक्शन में जाती है, लेकिन साथ साथ रिश्ते बनाती है वोटर्स के साथ। ये नहीं कि एक दिन आए अगले दिन गायब। और इस चीज की चर्चा आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में करी। और आकाशदीप मुनि जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या चुनाव एक शॉर्टकट है? क्या चुनाव में आप एक साल गए उत्तर प्रदेश में, वहां सारी जमानत जब्त हो गई, फिर आप गए उत्तराखंड में, वहां सारी जमानत जब्त हो गई, फिर आप गए हिमाचल प्रदेश में, वहां जमानत जब्त हो गई, फिर वहां से गायब आ गए गुजरात में, वहां पर आपको पता है क्या हाल है। तो सवाल ये उठता है कि इलेक्शन में कोई शॉर्टकट है या नहीं, नंबर 1। और ये मुद्दा प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उठाया, एक शॉर्टकट का। और दूसरा, आज अगर आम आदमी पार्टी की 5 सीटें हैं तो क्या करप्शन के जो स्कैंडल्स हैं, जो जेल में मंत्रियों के मसाज हैं, जिस तरह से बिहेवियर था, जो वीडियो में सारी दुनिया ने देखा, सारे देश ने देखा, क्या उसी की क्षति हुई है आम आदमी पार्टी की इमेज में, जिससे ये परफॉर्मेंस रही गुजरात? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद देता हूं 40 लाख लोगों का गुजरात में, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया इस पर्टिकुलर गुजरात इलेक्शंस में। दूसरी बात की कहने के लिए कि क्या ये जनादेश इतना बड़ा है और क्या सत्येंद्र जैन का मसाज वीडियो उसकी वजह से क्षति पहुंची? मुझे लगता है नहीं। मैं आपके पहले पॉइंट से अग्री करूंगा कि एक जगह जब भी नई पार्टी जाती है उसको समय लगता है।
भरोसा एक दिन का नहीं बनता, उसको समय लगता है, उसको सालों साल काम करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी गई मार्च में, अब 6 महीने सिर्फ हुए हैं और उन्होंने तकरीबन 13% की बढ़त ले ली, शून्य से। पिछले इलेक्शन में शून्य था, इस बार 13% की। अगर वो अगले 5 साल तक गुजरात में काम करे तब निश्चित ही वो सरकार बनाएगी अगली बार, पर उनको काम करना पड़ेगा। भरोसा एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का भी था। तो आपको तो आईबी से मैसेज आ गया था कि आप तो जीतने वाले हैं, आपने तो लिख के दे दिया था। तो ये आईबी कौन सी थी और ये कौन सी रिपोर्ट थी और ये चिट्ठी में लिख के दिया जिसे आज उजागर भी किया गया। और जयवीर शेरगिल, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मेन 2 लोग थे, गोपाल इटालिया इनके अध्यक्ष थे गुजरात में, हार गए। ईशुदान गढ़वी जो इनका चीफ मिनिस्टर का फेस था वो हार गए। 5 सीटें आई हैं जब 92 की बात चल रही थी और वोट शेयर कांग्रेस का इनको गया है 1/3, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। सवाल फिर वही उठता है, क्या इलेक्शन का पॉलिटिक्स में कोई भी शॉर्टकट हो सकता है? नाविका जी, अंग्रेजी की कहावत है, बैड एग्जाम्पल्स सर्व एज गुड वार्निंग साइंस। बुरे उदाहरण एक अच्छी चुनौती, एक अच्छी वार्निंग का काम करते हैं। जिस प्रकार जो रेवड़ी कल्चर की राजनीति हो रही थी उसको नकारा गया है, जिस प्रकार पंजाब मॉडल जो गैस का गुब्बारा था वो उसका पर्दाफाश हुआ है, जिस प्रकार पंजाब में गैंगस्टर्स का बोलबाला है और मौत का एक नंगा नाच चल रहा है, वो हिमाचल प्रदेश की जनता ने देखा। मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब और हिमाचल की जो सीमा है, बॉर्डर है, कहीं 10 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो साथ बिल्कुल लगती हैं। वहां पे भी बोला गया था आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है और जैसे मैंने कहा जमानत जब्त का एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया गया है। तो जनता ने एक संकेत दिया है आम आदमी पार्टी को कि जो आप कहते हैं वो आप करते नहीं हैं, और पंजाब उसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरी बात, मैं एक सुन रहा था, देखिए एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय का लॉजिक दिया जा रहा था कि ये खराब कर देते हैं, ये अच्छा कर देते हैं। कहते हैं सत्य तथ्यों पे टिका होता है और झूठ के पांव नहीं होते। राजस्थान की जो सरकार है आज, वो कांग्रेस की सरकार है, आज वो इंडिपेंडेंट के बल पे उनकी नींव जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, निर्दलीय हैं, तो आज वो अच्छे हो गए। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये कहां का मॉडल है। तीसरी बात, एक और देखिए, आपने कहा ये जीत क्या संदेश देती है। ये जीत देखिए एक बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है देश में। जवाब दीजिए लोकेश जिंदल जी, जवाब दीजिए। आपकी तो सरकार राजस्थान में निर्दलियों पे टिकी हुई है। एक प्रश्न, 10 सेकंड। हाँ जी, दूसरा सवाल 10 सेकंड बस लूंगा, 10 सेकंड लोकेश जी, इससे पहले दे दें 10 सेकंड। जी बोले। 10 सेकंड। एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है, भारत टूट रहा है। मतदाता ने संदेश दिया है, मैं कहूंगा एमसीडी भी डालिए उसमें, हिमाचल का वोट मार्जिन भी डालिए, गुजरात भी। मतदाता ने संदेश दिया है भारत आगे से पहले जुड़ा हुआ है और जो देश का मतदाता है वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ है। ये संदेश क्लियर है इस जीत से। जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपके पहले सवाल का उत्तर दे दूं। पहले आपने कहा था कि राजस्थान की सरकार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स द्वारा बनाई गई है, ये सरासर गलत है। देखिए, जब हम पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट्स अगर खुद आके समर्थन देते हैं किसी सरकार को बनाने में, तो उसको गलत नहीं ठहराया जाता। गलत मैं बताता हूं क्या है। गलत है जब सरकार उन इंस्टीट्यूशंस को सबऑर्डिनेट करने की कोशिश करती है जो डेमोक्रेसी को बचाते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, जैसे इलेक्शन कमीशन। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार के कब्जे में है। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सरकार के कब्जे में है। अब इतनी डेस्परेशन आशुतोष जी के सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के कब्जे में हो गई इलेक्शन कमीशन की तरह। आज ये डेस्परेशन है कांग्रेस पार्टी की। आशुतोष जी, लोकेश जिंदल जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। कंटेम्प्ट में अगर हुआ तो आप जेल जाएंगे। इस चैनल का आपके वक्तव्य से
कोई लेना देना नहीं है। हम खारिज करते हैं कि आपने जिस तरह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सबऑर्डिनेट करने की कोशिश हो रही है। आशुतोष जी, डेस्परेशन है, एक मिनट, डेस्परेशन है। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी की मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना मुझे लगता है कि आज के समय में उसकी टिप्पणी करने की कोई जरूरत है। लेकिन हाँ, जो चुनाव वर्डिक्ट आया है उसको 4 तरीके से देख सकते हैं। एक, गुजरात के अंदर जिस तरीके से अनप्रेसिडेंटेड और मैं कहूंगा मैजिकल विक्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उस पर अध्ययन होना चाहिए। उस पर बहुत तमाम विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए आखिर क्यों बीजेपी लगातार 27 साल सरकार में रहने के बाद जीती है। दूसरा इसका पहलू यह कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीती है, भले चाहे 1% से जीती हो चाहे 2% जीती, लेकिन उसने वहां जीत हासिल की। इसका मतलब वहां पे जो हिमाचल प्रदेश बीजेपी की सरकार थी उसको लोगों ने नकारा है। तीसरा, एमसीडी के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और वहां आम आदमी पार्टी जीती। और चौथा जो उसका पहलू जिसका जिक्र नहीं होता है वो ये कि आज की तारीख में 5 राज्यों की 7 बाई इलेक्शंस हुए हैं और इन 7 में से 5 में भारतीय जनता पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी विक्ट्री बिहार में हासिल की जहां कुड़नी पे है, जहां पे जनता दल यूनाइटेड आरजेडी हारी है। इसके अलावा रामपुर में उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन अगर आप देखें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में डायरेक्ट फाइट थी, वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी पदमपुर में हारी है, भारी मतों से हारी है। मैनपुरी में आजमगढ़ हारने के बाद जो उम्मीद थी कि शायद वो हार जाएगी समाजवादी पार्टी, वहां जीती है। खतौली जो बीजेपी की अपनी सीट थी वो हारी। तो ये जो वर्डिक्ट है ये स्प्लिट वर्डिक्ट है, इसका कोई सिंगल नैरेटिव नहीं है। जरूर गुजरात की चर्चा हो रही है लेकिन बाकी की भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैं गुजरात की चर्चा में आपको बता दूं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रही। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपके पास आ रही हूं, पर गुजरात की बात जब चल रही है तो मैं बता दूं कि 2022 में नए चेहरे बीजेपी ने 46 डाले एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए। 46 नए चेहरे, 44 उनमें से जीत कर आए हैं। 48 नए चेहरे, 46 उनमें जीत कर आए हैं। यह सबसे बड़ा टेक अवे है। दूसरी बात, 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 2% से कम था, वो कांग्रेस के सीट्स कही जाती थी, वहां पे भी बीजेपी ने सेंध डाली है। इन 14 सीटों में 12 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। रिबेल्स जितने बीजेपी के थे, अगर मैं उसका बताऊं तो बीजेपी के बागी 19 इस तरह के विधायक थे जिन्हें सीटें नहीं दी गई, लेकिन नए लोग खड़े करने के बावजूद 13 सीटें इनमें से बीजेपी ने जीती। आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं बीजेपी का क्या है। अगर मैं देखूं मुस्लिम बहुल इलाकों की परफॉर्मेंस बीजेपी की, तो 19 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इन 19 सीटों में 14 बीजेपी ने जीती हैं, जबकि इससे पिछले इलेक्शन में सिर्फ 7 जीती थी उन्होंने। 14 जीत ली है 19 बहुल इलाकों में, और यह बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। इसके बाद अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, जिसकी चर्चा आप कहते हैं नहीं होती, तो यह भी बात यहां सामने आपको दिखा दूं कि कांग्रेस के किस तरह के गढ़ को ध्वस्त कर दिया बीजेपी ने। 15 ऐसे कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे जो पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस कभी नहीं हारी, उनमें से 13 को ध्वस्त कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी ने इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग की है। कुछ ऐसी जातियां थीं जो कहते हैं ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, उन्होंने सबका साथ सबका विकास में कोली बेल्ट में दी ऐसी टिकटें। 21 सीटें होती थी कोली बेल्ट में, जिसमें 19 बीजेपी ने जीती है, और ये हिस्टोरिकली कांग्रेस के सपोर्टर हुआ करते थे। स्ट्राइक रेट 91%। इसके अलावा पाटीदार में जहां 47 सीटें होती थी, 43 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जो पाटीदार उनसे पिछले चुनाव में हारे थे, और जिसकी वजह से बीजेपी के लिए रुझान जो पिछली बार की सीटें थी वो कम हुई थी, 99 पर थी। बीजेपी को अक्सर अर्बन पार्टी कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं 104 ग्रामीण इलाके सीटें हैं, इलाकों की सीटें हैं, 84 इसमें बीजेपी ने जीती है। तो क्या बीजेपी अब सिर्फ अर्बन पार्टी है या ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गई है? और ये 40 थे पहले, 40 से 84 तक पहुंचना
मायने रखता है। लोकेश जिंदल जी, आप सुन रहे होंगे। मैं तमाम चीजें आपके सामने रख रही हूं। और डॉक्टर अजीज खान, सवाल आज ये उठता है कि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो एक स्ट्रैटेजी के तहत लड़ती है, और जब हारती भी है तो चुनौती पूर्वक अपने ओपोनेंट को चुनौती देने के बाद छोटे मोटे मार्जिन से हारती है। यानी कि इट इज अ रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ वोट शेयर जो वो पोस्ट करती है। अजीज खान साहब, जब पोलिंग हो रही थी तो आपने मैनपुरी में कहा था कि ईवीएम फॉल्टी है। देखिए नाविका जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आज ईवीएम सही है या ईवीएम गलत है? इलेक्शन कमीशन सही है या इलेक्शन कमीशन गलत? देखिए नाविका जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन मैं आपके सवाल को समझ गया। सबसे पहली बात तो आज जो चुनाव का रिजल्ट आया है, खासतौर से मैं मैनपुरी की जनता का और उसके साथ साथ खतौली और रामपुर की जनता, तो इनको वाकई में मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ऐसे मुश्किल दौर में ऐसे बर्बर सरकार, ऐसी निरंकुश सरकार के आगे ना झुक करके जनता ने कहीं ना कहीं इस सरकार का बड़े स्तर पर विरोध करते हुए निकल करके एक बड़े स्तर पर एक बड़ा वोट डाला है, एक बड़ा मार्जिन तय किया है। ये वाकई में जितनी मुबारकबाद। लेकिन अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी तो कह रही है किसी को निकलने ही नहीं दिया, वोट करने ही नहीं दिया, और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। ये इसमें समाजवादी पार्टी क्या गलत कह रही है? आप रामपुर की स्थिति बताइए क्या हुआ, खतौली की स्थिति बताइए क्या हुआ, मैनपुरी की स्थिति बताइए क्या हुआ, क्या वोट परसेंटेज पड़े थे पहले और अभी क्या हुआ? जिस तरीके से एक लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या हुई, लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, नाम काट दिए गए, ये वाकई में जनता मुबारकबाद का मुस्तहक है। जयवीर शेरगिल एक कहता है आपने सुप्रीम कोर्ट को अपने अधीन कर लिया, दूसरे कहते हैं इलेक्शन कमीशन को अपने अधीन कर दिया। जवाब नाविका जी, मुझे मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, प्लीज मुझे बात करने दें। सबको एक लंबा वक्त दिया है आपने, मुझे बात करने का मौका दें। दूसरी बात करना चाहूंगा कि लगातार जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि साहब गुजरात में चमत्कार हो गया। अरे आखिर बीजेपी जब जीतती तो चमत्कार हो गया, क्या कांग्रेस हिमाचल में जीती तो वो चमत्कार नहीं है? एमसीडी के तमाम सीटें पा करके एक बड़े मार्जिन को तय किया आपने, तो वो चमत्कार नहीं है? सच्चाई ये है कि जिस तरीके से नैरेटिव को सेट किया जा रहा है, ये वाकई में दुखद है। मैं कहना चाहूंगा आज बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं लोग उसको नहीं देखना चाहते। आज आप देखिए दिल्ली जो दिल है पूरे हिंदुस्तान का, जो दिल है, वहां एमसीडी में क्या स्थिति। चलिए, मेरे पास समय कम है, समय कम है, इसीलिए जयवीर शेरगिल जवाब। मैं नाविका जी, दो बातें। एक सुना था, कई लोग ग्लास को आधा भरा और आधा खाली देखते हैं। आज यहाँ एक नया शो में दिखने को मिल रहा, भरे हुए ग्लास को खाली कहने की कला ये प्रवक्ता आपकी जनता को, आपके दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिंदी का एक शायर है, आज तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं और इस बात का फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है। एक पिक्चर आई थी गजनी, उसमें आमिर खान बहुत जल्दी भूल जाता था। अभी मार्च में चुनाव के नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश में और बाकी 4 राज्यों में भाजपा को बहुमत की सरकार मिली और अब गुजरात में 5। तीसरा, अब आप बताइए किस नेता ने इतना जज्बा दिखाया है एक कॉरपोरेशन की चुनाव से लेके राज्य से और केंद्रीय चुनाव तक। आप बताइए कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कितने बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी जितनी रैलियां की? 1। दूसरा, कैबिनेट मंत्री जो ना कद की परवाह करते हैं ना पद की परवाह करते हैं, हर चुनाव को बराबरी का स्थान देते हुए पूरी जान लगा देते हैं। तभी आज जनता को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। तीसरा, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं जो फेल होने के बाद या तो क्वेश्चन पेपर पे आरोप लगाते हैं या टीचर पे आरोप लगाते हैं। ये बाकी ऑपोजिशन ये भी कहते हैं कि गुप्ता जी की ट्यूशन सही नहीं थी, क्वेश्चन पेपर गलत था, मम्मी टीचर खिलाफ थी, मम्मी आज ज्योग्राफी की जगह इतिहास का पेपर आ गया। वो बच्चा ऑपोजिशन पार्टी बन गई है। तो जितना ये अपनी हार के लिए भी भाजपा को कोसते रहेंगे, उतनी भाजपा और मजबूत होती रहेगी और नैरेटिव
चैनल को आरोप लगाना बंद कीजिए। एक और किस्म के नैरेटिव बच्चे जनता होते सेट हैं, करती है। एक वो और किस्म के बच्चे होते हैं। नहीं, आपसे मैं सवाल पूछती हूँ क्योंकि पब्लिक आज आपसे ही सवाल पूछ रही है। वो 121 जो यूनिवर्सिटियां खुली उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, नैरेटिव उन्होंने सेट किया। वो 11 लाख परिवार जिनके घर प्रधानमंत्री आवास योजना में गुजरात में बने, नैरेटिव जयवीर जी मुझे बोलने दीजिए। एक और सवाल पब्लिक का, पब्लिक बॉस है, जो पब्लिक को बॉस नहीं मानता उसका जो हश्र होता है आपको पता है लोकेश जिंदल जी। पब्लिक का सवाल है, बदोई से संजय मिश्रा का सवाल है और संजय मिश्रा पूछ रहे हैं जिस हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी प्रचार के लिए गए ही नहीं, वहां की जीत पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को श्रेय देते हैं। सवाल यह उठता है कि व्यक्ति बड़ा है या पार्टी? जवाब दीजिए। देखिए, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की जीत और हार में शामिल है। अगर आज गुजरात में हम हारे हैं तो वो उसके लिए मैं अपने आप को स्वयं को जिम्मेदार ठहराता हूं। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। और अगर हिमाचल में या कहीं भी भारत में कांग्रेस जीतती है उसका श्रेय प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता को जाता है। इसी तरह से जब हिमाचल में कांग्रेस जीतती है तो उसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। और अगर कांग्रेस गुजरात में हार का सामना करती है तो आपने लोकेश जिंदल का जवाब सुना, आप कन्विंस है कि नहीं? जरूर लिखकर भेजिए। जबलपुर से अजीत पुरोहित का भी सवाल आप ही के लिए है। क्या कांग्रेस ये मानने को तैयार है कि गुजरात की जनता ने कांग्रेस को अपशब्दों का जवाब दे दिया है? रावण औकात दिखा देंगे। अब किसको औकात किसने दिखाई? अगर आप प्रधानमंत्री जी के कुछ अपशब्दों की बात करूं, वो इतने बुरे और इतने घिनौने कि मैं इस चैनल पे बोल भी नहीं सकता। तो आप ये तो हमें मत बताइए सभ्यता और किन शब्दों की मर्यादा रखी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने काल में क्या कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया ये वो खुद ही जानते हैं। तो इस बात पर हमें ना तो खेद है क्योंकि जो हमने कहा वो सत्य था। रावण है मोदी जी, रावण है, ये सत्य था के कारण। लोकेश जिंदल जी, जीत में लोगों को अहंकार होता है ये मैंने सुना था, हार में भी लोगों को अहंकार होता है ये देखने को पहली बार मिला। लेकिन कभी नहीं जीता। माफ कीजिए, अपने से बड़े उम्र के इंसान और देश के प्रधानमंत्री की थोड़ी सी अगर इज्जत से बात हो जाए तो ना आपका हर्ज होगा ना कोई मर्ज होगा। लेकिन लखनऊ से अतुल कुमार का सवाल है, एमसीडी के चुनाव गुजरात और हिमाचल के नतीजों के बाद होते तो आम आदमी पार्टी का क्या हाल होता? बहुत और अच्छा होता और अच्छी तरह से मैं जीतते। बट एक बात, एक जयवीर साहब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने एजुकेशन की बात कही, 700 स्कूल्स में एक टीचर है। क्यों जयवीर साहब गुजरात में ऐसा क्यों हुआ? आपका तो 27 साल से राज है, कैसे हो गया ये? हाउ इज दिस पॉसिबल? जयवीर साहब, 700 स्कूल में एक टीचर है, आपका डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट। माय फ्रेंड, दो बातें समझिए और तथ्यों को जानिए। जब कांग्रेस की गुजरात में सरकार, नहीं कांग्रेस की नहीं, आपकी सरकार है, प्लीज जवाब दीजिए। 21 आज 103 हैं, 103 44 एकलव्य मॉडल स्कूल हैं, 43 गर्ल्स की लिटरेसी स्कूल हैं और अनेक और शिक्षाएं खुल रही हैं। तीसरा, आज आपने जो प्रश्न पूछा वो जितने फैक्ट चेक हो चुके, वो चुनाव में कमल के फूल पे बटन दबा के जनता ने सब गंगा में धुल गया, क्योंकि बटन दब गया तो सब गंगा में धुल गया। 700 स्कूल में एक टीचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जनता कहीं पे भी जाए, हमें क्या? आप भी तो एमसीडी जीत गए और कह रहे हैं कि हम छा गए। हम तो बोल रहे हैं हम छा गए। जीतने के बाद 3 पहाड़ जो रबिश के हैं उसको, गार्बेज को हटाएंगे। पर आप बताइए कि ना कि स्कूलों में टीचर देंगे कि नहीं देंगे? आकाशदीप मुनि जी, आज अच्छा होता कि विनम्रता से आप जयवीर शेरगिल को बधाई देते कि उन्होंने ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ा है, स्वतंत्रता के दिवस से लेकर आज तक का रिकॉर्ड तोड़ा है गुजरात में, तो आप उन्हें बधाई दे दीजिए। और हिमाचल में बहुत बधाई जयवीर। चलिए प्रोग्राम के आखिर में अगर कुछ सही बोला तो वो कहते हैं ना, देर से घर आए को क्या कहते हैं, भूला नहीं कहते, देर से आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। तो चलिए आकाशदीप मुनि, कम से कम सभ्यता बनाए रखिए
रावण बोलने का नतीजा लोकेश जिंदल जी आपने भी देख लिया है। आप भी सभ्यता बनाए रखिए, कोई हर्ज नहीं है, चुनाव है, मेहनत कीजिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत किसे कहते हैं वो दिखाया है। कोई चुनाव छोटा नहीं होता, कोई सीट छोटी नहीं होती, कोई एमसीडी नहीं, कोई राज्य नहीं, कोई छोटा राज्य। यहाँ 4 लोकसभा की सीटें, हिमाचल में तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं गुजरात जाऊंगा। ये सब कुछ उन्होंने परे कर दिया। परिश्रम, कमिटमेंट और किस तरह से आगे से लीड करना है, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है। तो आज मेरा नजरिया सिर्फ इतना ही है कि 2014 से पहले कई राजनीतिक पंडित ये भरोसा ही नहीं कर पाते थे कि राष्ट्रीय तौर पर कभी कांग्रेस को पूरी तरह रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए 2014 में मोदी की जीत को ये कहकर प्रचारित किया गया कि एक बार जीत हो गई, बार बार नहीं होगी। लेकिन मोदी सिर्फ 2014 से नहीं बल्कि 2002 से विरोधियों को गलत साबित करते आए हैं। और गुजरात में 21 साल और फिर राष्ट्र में इस वक्त 2 टर्म्स, और वो ऐसा इसलिए करने में सफल हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है और जनता को विश्वास और जनता के साथ संवाद किया है। लेकिन उनके इस मंत्र से सबक लेने की बजाय विपक्ष उन पर निजी कमेंट करता है। शायद इसलिए मोदी आज विपक्ष के लिए वो पहेली हो गए हैं जो उन्हें सुलझा पाना मुश्किल लग रहा है। और खुद मोदी बीजेपी के लिए जीत की संजीवनी बन चुके हैं। क्या 2024 की कोई भी डाउट है किसी के माइंड में आज के चुनावों के नतीजे के बाद? और अगर विपक्ष को 2024 में चुनौती देनी है नरेंद्र मोदी को, तो क्या करना पड़ेगा? इस पर चर्चा होती रहेगी पंडितों से भी, और हम और आप दर्शकों हम भी बैठकर करेंगे। बस आज इतना ही। सबसे बड़ी जीत का श्रेय आज बीजेपी को, और लेती हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद करती हूं अपने पैनलिस्ट का। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि 2 मिनट में फटाफट सारी